मिथुल कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मंच पर आ जाइए और इसके साथ ही ओम प्रकाश सेन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश सेन जी, आप प्लीज़ मंच पर आ जाइए। ऑर्गेनिक फार्मर हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रगतिशील किसान, जिस तरीके से किसान प्रगति कर रहा है अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग तरह के जो फसल है वो बना रहा है, खाद बना रहा है, और इसके साथ ही जिस तरीके से राज्य को विकसित करने में मदद कर रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। ओवर टू यू छाया। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिसके ज़रिए मिथुल कोठारी जी और ओम प्रकाश सेन जी से हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आधुनिक तकनीक और इसके साथ ही अलग अलग जो फसल होते हैं उन्हें किस तरीके से उत्पादन में बढ़ावा दिया जाए और कैसे कम लागत में ज़्यादा आय किसानों की हो। ओवर टू यू छाया। थैंक यू सोनाली। और मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे साथ मंच शेयर करें। तो देखिए, आज दलहन, तिलहन, मक्का और उसके अलावा मिलेट्स की बात हो गई, फसल विविधीकरण की बात हो गई, सरकार का उद्देश्य क्या है उसकी हमने बात की, और कई तरह के जवाब आए, कई तरह के सवाल भी निकले और सबके जवाब किसानों ने ही दिए कि वो आगे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा नवाचार कर रहे हैं। तो इस वक्त चूंकि हमारे साथ दो उन्नतशील किसान एक बार फिर से मौजूद हैं, तो उनसे भी यही जानना ज़रूरी होगा। मितुल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि देखिए, अभी हमने वैज्ञानिकों से बातचीत की, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से किसानों को आगे बढ़ना है, ये सब उन्होंने जानकारी दी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या नवाचार कर रहे हैं खेती में? जी की किसान चौपाल में सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग पिछले 30 साल से खेती कर रहे हैं और आधुनिक तकनीकी से खेती कर रहे हैं। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगा के छत्तीसगढ़ में जैसे नई फसलें आ गई, ड्रैगन फ्रूट, एप्पल बेर, अभी स्ट्रॉबेरी का रकबा भी बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, और एवाकाडो एक फ्रूट है जिसको बटर फ्रूट भी बोलते हैं, तो वो भी हम खेती चालू कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ऐसी नई फसलें, और आम की बहुत सी नई वेराइटियां हैं, मियाजाकी वगैरह हो गई जैसे जापान की वैरायटी और अन्य देशों की वैरायटी। तो इस प्रकार के फ्रूट प्लांटेशन पे ताइवान के कुछ ऐसे सीड्स आते हैं जिनके वाटरमेलन, मस्कमेलन बहुत अच्छे आते हैं, तो ताइवान से सीड इंपोर्ट करके यहाँ पे वो वाले हम वाटरमेलन, मस्कमेलन लगाते हैं जिसको मार्केट में बहुत प्रीमियम प्राइस मिलता है। तो इस प्रकार से तकनीकी के साथ, नवाचार के साथ खेती करने से खेती में लाभ बहुत अत्यधिक है, और उद्यानिकी फसलों में लाभ निश्चित, अन्य जो धान है या गन्ना है या सभी फसलें अच्छी है, लेकिन उद्यानिकी फसलों में लाभ निश्चित रूप से बाकी फसलों से अधिक है। बिल्कुल। ओम प्रकाश सेन जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि आज खेती का मतलब अगर हम समझें तो सिर्फ ज़्यादा उत्पादन नहीं, बल्कि ऐसी खेती है जो मिट्टी के लिए भी अच्छी हो, पर्यावरण के लिए भी अच्छी हो और किसान के लिए भी अच्छी हो, यानी कि उनकी आय के लिए भी अच्छी हो। चूँकि आप ऑर्गेनिक फार्मर हैं, उस दिशा में आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आजकल किसान क्या है, क्वांटिटी, मात्रा में भग रहे हैं, लेकिन हमें क्वालिटी चाहिए। जब तक वो क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगा हमको कोई मतलब नहीं होगा। आज हम सारी असला जो है अस्पतालों में झोंक रहे हैं या लागत में झोंक रहे हैं, हम उसको बचा लें तो सबसे पहले तो हमें गाय पालन करना चाहिए। गाय पालन करेंगे, जो पुराने पद्धति था, हमारे बुजुर्ग थे, वो कतई बेवकूफ़ नहीं थे, बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो पारंपरिक खेती करते थे उसमें कम लागत में मुनाफा करते थे, बनिस्बत उस समय उन्नत खेती वाली बीज नहीं था। बीज तो था, जैसे आज भी 23, 24, 25 हज़ार जितने भी वैरायटी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में है, लेकिन उसमें उतना उत्पादन नहीं हो पाता था जितना आज इम्प्रूव हुआ है। तो पहले गाय रखे, गाय की जो वेस्ट मटेरियल है, गोबर है या उनके कचरे अवशेष है, उनको हम गोबर की खाद बनाएं और खेत में डालें। जैसे खेत की मिट्टी को सुधारना है, तो शरीर का जिस प्रकार से नाड़ी है, रग है, रगों में खून बहता है और खून सही हो, उस प्रकार से हमको खेती को भी बनाना है। वो कैसे? आज पीएच मान बोलते हैं, पीएच मान सही है, पीएच मान सही है तो ऑर्गेनिक कार्बन है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन ठीक रहेगा तो हमारा खेती अच्छा रहेगा।
मेरा मानना है, और मैं करके देख चुका हूँ। तो इसके लिए हम पहले गोबर की खाद डालें। दूसरी बात, आज सरकार के पास देखो यूरिया की कमी, पोटास की कमी, डीएपी की कमी, आज किसान रो रहे हैं क्योंकि उनकी आदत हो गई। जैसे सुबह हम चाय पीते हैं, चाय ना पिए तो लगता है कि हम चाय ना पिए, लेकिन हम बोलते हैं कि चाय ना पियो, हमको कुछ सुधार करना है। तो खेती के लिए क्या करें कि हम हरी खाद का उपयोग करें। अब प्रश्न आता है कि आपका ट्यूबवेल है, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप भी करें। ट्यूबवेल वाले ढेंचा करें, सन का खेती करें, धान बोने के पहले 1-1.5 महीने पहले उसको मचाई करें, उसमें फिर हम धान का छिड़काव करें या धान की रुपाई करें। उसमें आपको यूरिया डालने की कतई ज़रूरत नहीं, साल भर आपको नत्रजन की पूर्ति होगा। जी मितुल जी, मेरा सवाल एक बार फिर से आपसे, क्योंकि आपने मियाज़ाकी आम का जिक्र किया और मैंने सुना है कि मार्केट में काफ़ी लाखों में बिकता है ये आम, तो क्या छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है इस आम के लिए अनुकूल है? छत्तीसगढ़ न केवल माइनिंग सेक्टर में बहुत आगे पूरे देश में, न केवल धान का कटोरा कहा जा सकता है, यहाँ की जलवायु सब्जियों और फ्रूट क्रॉप के लिए बहुत अच्छी है। आज से अगर हम 15 साल बैक चले जाए, 20 साल पीछे चले जाए, 15-20 साल, तो ये था कि अन्य राज्यों से सब्जी छत्तीसगढ़ आती थी, और आज छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य हो चुका है कि वो लगभग सीज़न में, जब सब्जियों की सीज़न यहाँ की चालू हो जाती है, तो 12 से 17 राज्यों को हमारी सब्जियाँ यहाँ से जाती है छत्तीसगढ़ से। तो एक बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है छत्तीसगढ़। साथ ही आसपास के हमारे लगे हुए जितने भी राज्य हैं, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ सभी जगह छत्तीसगढ़ से सब्जियाँ अब जा रही है। और जलवायु यहाँ की सभी फसलों के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा सा यदि हम अनार, अंगूर, इस टाइप के फ्रूट, जहाँ कुछ फ्रूट ऐसे रहते हैं जिसको कम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये सब यदि हम छोड़ दें तो यहाँ की जलवायु मेन जो अपना सरगुजा का एरिया है वो अलग जलवायु रखता है, बस्तर का एरिया है वो अलग जलवायु रखता है, और छत्तीसगढ़ ग्राउंड जो है वो अलग जलवायु रखता है। तो तीनों जगह का बेनिफिट हमें मिलता है कि उस तरफ सरगुजा तरफ नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, इस प्रकार की फसलें अच्छी होती। बिलासपुर, रायपुर संभाग में सीताफल, चीकू, अमरूद, केला, पपीता, ये अच्छा होता है। और बस्तर तरफ चले जाए तो ड्रैगन फ्रूट, जैक फ्रूट, और जो अभी हम आम की बात कर रहे हैं, मियाजाकी और ऐसी अन्य फसलें, वो वहाँ के एरिया में। तो एक छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे फल उत्पादन की संभावना है। ओम प्रकाश सेन जी, एक किसान के तौर पर समझाइए कि क्या एक किसान को सिर्फ उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर ब्रांडिंग पर भी उतना ध्यान देना चाहिए? इसके साथ ही मार्केट वैल्यू क्या मिलेगी उसे लेकर भी ध्यान देना चाहिए? उत्पादन तो बढ़े, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन हमको उत्पादन के साथ पैसा भी चाहिए, जैसे वैल्यू एडिशन चाहिए। तो किसानों को एक ऐसा होना चाहिए कि हम वैल्यू एडिशन करें। आज व्यापारी क्या करते हैं कि हमारे ही धान को या हमारे चावल को, हमारे चना को ले जाके फिल्टर करके जो कंकड़ पत्थर निकाल देते हैं या छोटे दाने निकाल देते हैं और उसको बेच देते हैं। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ, जितने भी एपीओस बने हैं, गवर्नमेंट एपीओस बनाए हैं, लेकिन एपीओस अभी इतने प्रोग्रेस नहीं किए हैं। हमारा भी एक एपीओ है, आरूख फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करके, लेकिन किसान समझ नहीं रहे। अगर हम एक हो, हम वैल्यू एडिशन करें हमारी चीज़ों को, जैसे चाहे दूध हो, घी हो, पनीर हो, हम एक साथ करें तो हमारा मांग बढ़ जाएगा। दूसरी बात, चना का भी है, चना का अनेक प्रकार के बनता है, हम उसको वैल्यू एडिशन बना ले। जैसे यहाँ पे हम लोग चावल बेचते हैं, प्राकृतिक खेती का चावल बेचते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो सेल काउंटर है वहाँ पे, तो चावल 100 रुपया, 80 रुपया, 120 रुपया अलग अलग वैरायटी बेचते हैं, सुगंधित वाले, छोटे वाले। तो इस टाइप का करे तो किसान को जरूर फायदा होगा, लेकिन हमें किसान को जागरूक होना जरूरी है, मेरा यही मानना है। जी ठीक है मितुल जी, देखिए
आपने जो जो फ्रूट्स के नाम लिए, मियाज़ाकी आम हो या फिर ड्रैगन फ्रूट हो, तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ में इस तरह की खेती नहीं होती थी, लेकिन अब जब होने लगी है तो कई लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि आप मितुल जी से जाके सीखिए, तब आपको कैसा फील होता है? और इसके साथ ही क्या आसपास के क्षेत्र के जो किसान हैं वो इस ओर अब ध्यान दे रहे हैं, आपसे आके पूछते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, हम किस तरह से आपकी जैसी खेती कर सकें? जी, लगभग पूरे प्रदेश के सभी जिलों के किसानों से हमारी चर्चाएं होती है और बहुत बड़ा रकबा जो हमने शुरुआत की थी, तो आज उसके बाद ड्रैगन फ्रूट हमने एक छोटे से एरिया में ट्रायल के रूप में लगाया, वो सफल हुआ, अनेक किसान आके देख के गए। तो आज लगभग छत्तीसगढ़ में 4000 एकड़ एरिया ड्रैगन फ्रूट का तैयार हो चुका है। जो फ्रूट पहले भारत में इंपोर्ट होता था, अन्य देशों से आता था, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, आज वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। तो उसी प्रकार से किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही फसलें और जिन फसलों में मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है तो किसान भी उसकी तरफ जा रहा है और उन फसलों का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। ओम प्रकाश सेन जी, अगर मैं कहूँ कि इस मंच से आप उन किसानों से संवाद कीजिए और ये बताने का प्रयास कीजिए किसानों को कि बदलाव से किसान डरे नहीं, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जो आधुनिक चीज़ें आती हैं उनसे डरते हैं और जो पहले की जो पारंपरिक खेती है उसी को अभी भी उसी के तहत अभी भी खेती कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कहेंगे जिससे वो किसान ऐसा समझे कि नहीं, हमें आधुनिक चीज़ें भी अपनानी चाहिए, जिससे उनका जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, कम लागत में वो अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे? निश्चित ही किसान को तकनीक को अपनाना चाहिए। ऐसा छिड़का पद्धति कर रहे थे, अब लाइन स्विंग की आ गई, सीड ड्रिल से कर रहे हैं। जो 40 किलो से 50 किलो बीज लग रहा था उसमें हमको कम से कम 10 से 15 किलो बीज में आराम से 1 एकड़ हो जाएगा। लाइन स्विंग हाथ से अपन रोपाई भी करें तो 10 किलो से 15 किलो बीज में आराम से हो जाता है। अभी बात आती है लागत की। लागत में हमने पहले जब धान लगाए, नर्सरी लगाए, तब से वीडीसाइड डालना शुरू कर दिए, लेकिन हम लाइन से लगाए और वीडर चला दिए तो खेत बचा रहेगा, उसका जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो बचा रहेगा। और वीडर चलाए तो हमको नींदनाशक डालने की ज़रूरत नहीं, धरती अच्छा भी रहेगा और जड़ कटेंगे, कंसा ज़्यादा आएगा, उत्पादन ज़्यादा। ये एक तकनीक है, ये वैज्ञानिक तकनीक है। दूसरी बात, आज जितने भी दवाई डालते हैं, हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती में भी आप यहाँ पे बायो सेंटर है जहाँ पे सुडोमोनास, बेवरिया बेसियाना, मेटारेजियम का है। अगर हम साधारण मार्केट में जाएंगे तो आज जो भूरा माहो के नाम से बहुत लोग परेशान हैं, उनकी दवाई अगर लेंगे तो हमको 700, 800, 1000 रुपये मिलता है। लेकिन बायो कंट्रोल में हम चलेंगे तो मात्र 300 रुपये में मेटाराइजियम को डाले तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ऐसी चीज़ों को किसान को समझना चाहिए। यहाँ पे वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे तनाछेदक के लिए क्या है, फंगस के लिए क्या है, पेनिकल माइट्स के लिए क्या है, सारी चीज़ के लिए, लेकिन हम उसको ना करके पुरानी पद्धति में या तो दवाई। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जो आने वाला किसान है या फिर जो पहले से किसानी कर रहे हैं, अब आधुनिक तकनीक को अपनाना चाहिए ताकि और बेहतर खेती कर पाए? बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। मितुल जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, आने वाले 10 वर्षों में आप खेती का भविष्य कैसे देखते हैं? आने वाले 10 वर्षों में खेती का भविष्य बहुत उज्जवल रहने वाला है। और सरल भाषा में प्रदेश के युवा भाइयों को समझाऊं तो यदि 2 भाई एक इंडस्ट्री डालने चले जाए और एक खेती पे उतर जाए और 10 साल बाद दोनों को वापस बुलाया जाए कि भाई जो भी आपकी संपत्ति आपने बनाई सब बेच बाच के आप दोनों वापस आओ, तो जो खेती कर रहा है वो अधिक पैसे लेके आएगा। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि जो सार्थक चर्चा यहाँ पर हुई है उससे किसानों को भी बहुत कुछ सीखने को मिले। बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
आप दोनों से ही निवेदन है कि आप दोनों मंच पर बने रहिएगा और मैं इसी के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर को। सर प्लीज़ मंच पर आइएगा और इन्हें फेलिसिटेट कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक तरफ छत्तीसगढ़ जहां धान का कटोरा के रूप में अपनी पहचान बना ही चुका है, आगे बढ़ा है, लेकिन वही अब जो फसलों की वैरायटी है, जैसा कि अभी हमने बात की कि किस तरह से जो नए नए फल हैं उनका उत्पादन अब छत्तीसगढ़ में होने लगा है। जो कभी विदेशों से इंपोर्ट किए जाते थे वो आज छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने लगे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो हमारे साथ इस वक्त मंच पर थे मितुल कोठारी जी, जो कि नवाचार कर रहे हैं खेती के क्षेत्र में, और इसके साथ ही ओम प्रकाश सेन जी भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं मंच पर, जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती को लेकर अपने विचार विमर्श हमारे साथ साझा किए कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती से भी किसान आगे बढ़ सकते हैं और किसानी के क्षेत्र में एक नई पहचान बना सकते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।